जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बन गए हैं और हर जगह से उनको सवाए तहरीक इंसाफ से हर जगह से उनको मुबारकबादें वसूल हो रही हैं। उनको बार्स की तरफ से मुबारकबादें वसूल हो रही हैं। उनको जैसे आयशा ने जाकर मुबारकबाद दी, जैसे मंसूर अली शाह को मिले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, उनके साथ बड़ी अच्छी आज टॉक हुई। याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस से मिले जो ऑन गोइंग चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ये तमाम मामला चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अब मामला नज़र नहीं आ रहा कि लॉयर्स की तरफ से कोई बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी मौजूदा चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी पोजीशन ये है इस वक्त के अब जब के मामला थोड़ा नीचे, पहले मैं याहिया अफरीदी साहब के बारे में एक दो चीज़ें और बता दूँ। एक तो ये बात बड़ी उससे चल रही है कि याहिया अफरीदी साहब जो थे वो ज़्यादा सीनियर थे, क्योंकि बेसिकली वो सीनियर थे, लेकिन साकिब निसार साहब ने 2018 में उनको एलिवेट लेट किया। इस बात को अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि तरमीम आ चुकी है, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मोस्ट सीनियर कौन था, मिडिल सीनियर कौन था, जूनियर सीनियर कौन था। अब तो ये तय हो गया, वो बन गए चीफ जस्टिस। मुबारकबादें हो गई, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। कल तक ये बात भी चल रही थी कि शायद जस्टिस याहिया अफरीदी एक्सेप्ट ही ना करें, फिर मंसूर अली शाह साहब के पास दोबारा ये आ जाएगा। उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है, मैं देख रहा था जस्टिस याहिया अफरीदी के जो कुछ केसेस थे वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं और वो काबिल मेंशन है यहाँ पर, और उससे हम अपना तज़किया करने में आज़ाद हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी उस बेंच में शामिल थे जब परवेज़ मुशर्रफ साहब पे आइन शिकनी का केस हुआ, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग वो उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने मई 2022 में इमरान खान साहब ने जो इस्लामाबाद पे धावा बोला था, उस हवाले से एक तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई थी जो जस्टिस बंदियाल साहब ने लिफ्ट नहीं कराई थी। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी उन जजेस में थे जिन्होंने इख्तलाफ किया था जस्टिस उमर अता बंदियाल से, और उन्होंने कहा था जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। इसी तरह जस्टिस याहिया अफरीदी ने अभी जो मखसूस नशिस्तों का केस हुआ है, जिसकी वजह से बहुत से लोग समझते हैं कि वो जो 8 रुकनी बेंच में जो फैसला आया तो मंसूर अली शाह साहब जो है उस वजह से शायद चीफ जस्टिस हुकूमत ना बना सकी, पूरी तरमीम लानी पड़ी। तो उस केस के अंदर जिन 4 जजों ने इख्तलाफ किया था और कहा था कि ये सीटें नहीं देनी चाहिए तहरीक इंसाफ को, उनमें जस्टिस याहिया अफरीदी भी शामिल थे जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ। तो इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का जो मामला था उसमें भी उनका इख्तलाफी नोट था। उनका कहना था कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत होनी चाहिए चीफ जस्टिस साहब याहिया अफरीदी साहब की। और जस्टिस याहिया अफरीदी ने उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की मुखालफत भी की थी जिस वक़्त ये सुन्नी थात कौंसिल वाली सीट्स का मखसूस सीटों का मामला आया। इसके अलावा और बड़ा इंटरेस्टिंग केस था जिसमें ताहियात नाहिली ख़त्म हुई नवाज शरीफ साहब की। अगरचे ये केस नवाज शरीफ साहब स्पेसिफिक नहीं था, ये मामला गया हुआ था समीउल्लाह बलोच फैसला जो था उसके अंदर 62(1)(f) के अंदर पार्लियामेंट के अरकान की ताहियात नाहिली का जो मामला आया, जिसके बेनिफिशरी फिर नवाज शरीफ साहब हुए। याहिया अफरीदी साहब का इसमें यही कहना था कि ताहियात नाहिली नहीं होनी चाहिए, और ये जो फैसला आया बेंच का उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब की ताहियात नाहिली भी ख़त्म हुई। भुट्टो साहब के फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस में भी ये हिस्सा थे याहिया अफरीदी साहब। और बड़ी इंटरेस्टिंगली जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 चेंज हुआ, हुकूमत ने किया, तो उन्होंने 3 रुकनी जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की थी। ये तो हो गया मामला ये। लेकिन अब जब क्योंकि ये सारा सर्कस चला पीछे तरमीम का, अब हम जब पीछे देखते हैं मुड़ के क्या किसी ने खोया क्या किसी ने पाया, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको मौलाना फजल रहमान ने ऐसे नचाया और घुमाया है कि मैं आपको कहता हूँ कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब याद रखिएगा कि मौलाना फजल रहमान वो है मतलब जिनके मुतल्लिक मुबालगे की हद तक इमरान खान साहब नफ़रत का इजहार करते थे, और मौलाना फजल रहमान भी मुबालगे की हद तक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार करते थे। अब आप सियासत की रेशा दवानियाँ देखें कि अपने मकसद के हल के लिए कोई असूल, कोई हक़ व सदाकत का मैज़ान किसी पार्टी के पास नहीं है। जो अपने आप को इंसाफ का चैम्पियन समझता है या जो कोई अपने आप को जो कुछ भी समझता नहीं है। मैंने आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है जिससे आपको मौलाना ने किस तरह पहले तहरीक इंसाफ की इमामत की और उसके बाद सियासी फातिहा ख्वानी की इस तरमीम को लेकर दिखाइए। गोली एक चली है या ये के बरस मारा गया है? गोली एक लगी है, 2 लगी हैं, 3 लगी हैं, 4 लगी हैं, एक टांग में लगी हैं, 2 टांगों में लगी हैं, गोली लगी है, गोलियों के टुकड़े लगे हैं। बम का टुकड़ा तो होता है,
गोली का टुकड़ा नहीं होता जी। पहली मर्तबा पता चला है कि पिंडली में भी शारग होती। क्या ड्रामे हैं। हड्डी का इलाज कैंसर अस्पताल में, कभी दौड़ के चलता है, कभी जख्मी के ऊपर प्लास्टर डालता है और लंबा पैवेन है। कौन सी तरीका है? हड्डी टूटती है तो प्लास्टर डाला जाता है, जख्मों पर पट्टी बांधी जाती है, जैसे जख्मी के ऊपर पता नहीं ये कि एक टांग है, दो टांगे हैं। इस तरह का ड्रामा शायद दुनिया में कोई मचा सके। इमरान खान अपने हुदूद में रहो, हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे आपके लिए कि आपकी यूथियों के नरम तलवे उस जमीन पर नहीं रखे जा सकेंगे। हम फजा को इतनी गर्म कर देंगे कि तुम्हारी ये छोटी छोटी तितलियां इनके पर नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे उस फजा की गर्मी को। लॉस एंजल्स से लेकर डी चौक तक तुम्हारे ताफुल की बदबू फैल रही है। गंदगी और गलाजतों से तवक्को है कि वहाँ से खुशबुएं उठेंगी। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी चोर को हम एक एक मुकदमा डालकर उसको गिरफ्तार करें। कट्टे का मंसूबा, मुर्गी का मंसूबा, अंडे का मंसूबा, लख लानत हो तुम्हारे इस तस्वर पर। चर्सियों और भंगियों की हुकूमत हमें नहीं चाहिए। अगर इनमें रत्ती बराबर कोई शर्म, कोई गैरत है, चुल्लू भर पानी में इनको डूब मरना चाहिए। नाजायज होना उनके लिए कोई ऐब नहीं है और अब वो नालायक भी है। जहाँ जाता है भिखारी की तरह खड़ा होता है। लानत हो तुम्हारी इस सलाहियत पर और इस काबिलियत पर। ये था ना, तो दूसरी तरफ भी आग बराबर की लगी हुई थी कि जो इमामत हो रही थी, इनके जो लीडर हैं हमारे हरदिल अजीज इमरान खान साहब, वो कहते थे फजलू सुन लो क्योंकि तुम्हें मौलाना कहना गुनाह है। दीनी आदमी को अल्लाह इज्जत देता है और शर्म की बात है तुम जैसे लोग जो है वो दीन फरोशी कर रहे हैं। ये ताकतवर डाकू जिसमें जरदारी, नवाज शरीफ, चेरी ब्लॉसम, वो डीजल के परमिट जो खुद बेचता है, इसका नाम मैंने मौलाना डीजल, तो ये भरी पड़ी है। लेकिन मौलाना ने जिस तरह इमामत कराई, इससे चलता है पता कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत, शायद इमरान खान होते वो ये ना करते, मुझे नहीं पता करते या ना करते, लेकिन तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत ऐसा कच्चा घड़ा साबित हुई जिसको मौलाना ने ऐसा घुमाया है और ऐसा फिराया है कि इसमें से निकला ये कि उनके पल्ले कुछ भी नहीं रहा। वो देखते रह गए हुआ क्या, और तारीफ़ भी कर डाली मौलाना की इमामत और इक़्तिदार में चले भी गए। और अब पता नहीं किस मुंह से फिर तरकीद की जाएगी दोबारा मौलाना पे, लेकिन कर लेंगे भाई, पाकिस्तान के सियासतदान है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब तहरीक इंसाफ की क़यादत कन्फ्यूजन और डिवीजन का शिकार है, क्योंकि जितने आपको नज़र आ रही हैं शक्लें इस वक्त माशाल्लाह, इनमें से कोई क़यादत करने के अहल साबित नहीं हो रहा। 26 तरमीम में तो बुशरा बीबी, मैं आपको बता दूं, आज तो मुश्किल कल निकल रही हैं, और कल वो जब बाहर आ रही हैं तो अब इन सब को मेरा ख्याल से साइडलाइन हो जाएंगे। और बुशरा बीबी जो है, मैं आपको आगे का मंजरनामा बता रहा हूँ अपने तजिया की बेस पर। न्यूज़ में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं कह तो सकता था लेकिन मैं कहूँगा नहीं, वो बड़ा मामला सेंसिटिव हो जाएगा। अपने तजिए की बेस के ऊपर कि बुशरा बीबी जो है साहिबा, वो कमांड संभालेंगी और इस क़यादत को साइडलाइन करेंगी। और बड़ी अच्छी बात तहरीक इंसाफ के लिए कि एक ऐसी खातून आ रही हैं बाहर जिन्होंने इमरान खान साहब की पूरी नैरेटिव बिल्डिंग उनकी सियासी नज़रिए की और वो इमरान साहब का अल्टरनेटिव। और मैं आपको ये बता दूं कि 1.5-2 महीने में तहरीक इंसाफ को एक और खुशखबरी मिलने वाली है कि मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब भी ज़मानत पे बाहर होंगे। तो ये सिचुएशन चल रही है। बुशरा बीबी अब बाहर होंगी, उसके बाद इमरान भी होंगे। इमरान थोड़ी देर 1-1.5 महीना लग सकता है, लेकिन बुशरा बीबी तो कल आई नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ। मैं कल नहीं तो परसों नहीं, कल ही चांस है बाहर आने का। तो मेरे साथ फैसल वाडा साहब हैं, चौधरी साहब हैं और मजहर अब्बास साहब भी होंगे। वाडा साहब, बहुत सी बातें आपसे पूछनी हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये कि बुशरा बीबी साहिबा का बाहर आना कितना बड़ा धचका है उनके तमाम मुखालफीन के लिए, और वो क्या करेंगी आके पार्टी को यूनाइट। बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। मैं आपको थोड़ा सा सीरियल में लेके चलता हूँ। देखिए, पहले हुआ धरना और उसमें गंडापुर साहब गायब हो गए और डिग्गी में बैठे छुप गए और फिर निकल आए। फिर इसी तरह कहानियाँ चलना शुरू हुई कि जी उठा लिया, मार दिया, काट दिया, आंख निकाल दी, तेज़ाब फेंक दिया, फिर प्लास्टिक सर्जन को बुलाया, जोड़ के ले आया और उनसे वोट भी नहीं लिया। ये भी कोई पागल ही मान सकता है। फिर इन्होंने पूरी तरमीम में, जिसको फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहते थे, उनका शिक बाय शिक उनके साथ बैठे रहे, हम पे आला हम निवाला होते रहे। और उसके बाद फिर तरमीम का बाइकआउट किया, फ्री रन दिया प्लान के तहत और शिकों को वोट दिया। ये भी किसी पागल को ही समझ में आता है कि इतनी ओपन गेम हो रही थी। ठीक है, उसके बाद बेगम साहबा, रिज़ल्ट में बेगम साहबा बाहर आ जाएंगी। जब बेगम साहबा बाहर आ जाएंगी तो 25 के बाद 26-27 से खान साहब की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, रूटीन जो उनकी जेल की पहले थी। लेकिन मेरे और आपके तज्जिए में या आपके और मेरी इन्फॉर्मेशन में या मेरे और आपकी प्रेडिक्शन में एक फ़र्क है।
जी। आप कहते हैं कि 1.5 महीने बाद खान साहब बाहर आ जाएंगे, मैं कहता हूं नहीं, इन सब ने मिलकर अपने इक़्तिदार के लिए खान साहब को बेच दिया, उनसे वो काम करवा दिए कि वो जेलों में रहेंगे और ये मज़े उठाते रहेंगे इक़्तिदार के भी। चीफ मिनिस्टरशिप, एमएनएशिप, सेनेटरशिप, मेजॉरिटी पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं और सेनेट में बैठे हुए हैं, मेजॉरिटी इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तनख्वाह इंजॉय भी करें, गवर्नमेंट के साथ हम प्याला हम निवाला भी हैं। तो कौम को ये गेम बतानी ज़रूरी है कि कितनी बड़ी मुनाफ़कत हो रही है, कितना बड़ा जुल्म और जबर हो रहा है, और कौम को ये समझ आ रहा है। इसी वजह से अब कौम भी बेजार होकर, परेशान होकर, लेकिन फैसल भाई ये बताए ना कि अब बुशरा बीबी जब बाहर आएंगी, आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं बेहतर कि वो तो नैरेटिव जो बनाया है तहरीक इंसाफ का, उसमें उनका बड़ा कलीदी किरदार था, और इमरान खान साहब के बाद उनको शायद बड़ी मरकजियत हासिल होगी, तो फिर तो वो पार्टी को यूनाइट करेंगी, लीड करेंगी। तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू तो खैर बहुत अच्छा होगा, मैं उनके लिए बड़ा खुश हूँ, अच्छी बात है, पॉलिटिकल पार्टी है। तो आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत, इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा ये बुशरा साहबा का बाहर आके लोगों को लीड करना, लोगों को इकट्ठा करना, पार्टी को जोड़ना? मैं कामरान शाह साहब यही तो आपको समझा रहा हूँ, कुछ कैसे पॉसिबल हो रहा है। इसका मतलब खान साहब को सब ने मिलकर जहन्नुम की आग, सियासी आग में ढगोल दी है और ख़ुद व्हीलिंग डीलिंग करके बेच बाज के बाहर निकल आए, चाहे वो उनके करीब के लोग हो या उनके कपड़ों से भी करीब लोग हो। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो मुखलिस है इमरान खान साहब के साथ, वो उनकी बहनें हैं, तो बहनों की भी एक सब्सिट्यूट क़यादत आएगी और वकीलों की भी एक क़यादत है, एक पुरानी पीटीआई भी है, एक नई पीटीआई भी है और एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी है। बुशरा साहिबा तो किसी डील का हिस्सा नहीं ना है फैसल भाई, या आप ये कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं बात। सर ये तो ये आपका तज्जिया है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपको लग रहा है वो किसी डील के जरिए आ रही हैं? नहीं, 100%। ये अच्छा। पीछे जो पिछले 15 दिन 25 दिन से हो रहा है वो क्या हो रहा है, लेकिन इसमें खान साहब के लिए कोई रियायत नहीं है। आप कह रहे निकल आएंगे, मैं आपको चैलेंज तो नहीं कर सकता क्योंकि आप मुझसे बाखबर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि निकला है, लग रहा है कि निकला है, केस कोई नहीं। मेरा एनालिसिस आपके ऑपोजिट है। अच्छा, आपका ऑपोजिट है? नहीं, इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। अच्छा, ये और सब अपनी गाजर, अपनी खीर बेचेंगे, एंड दैट्स अबाउट इट। और मैंने आपको तारीख भी बता दी है कि 25 ऑनवर्ड 26-27 से इमरान खान साहब की रेगुलर जो अपने लॉयर शॉयर से मिलते हैं वो भी सब हो जाएगा। तो ये सब कुछ मैं इतने दिन से आपको कह रहा हूँ स्टेज है, सब प्लान का हिस्सा है। पीटीआई ने गवर्नमेंट को कह के उनसे मुलाकातें बंद करवाई थी। पीटीआई के जब 3 आदमी गए थे तो उन्होंने कहा कि 5 का बहाना कर लो, हम मिलते ही नहीं खान से। हमारे जैसे जो लोग थे उन्होंने कहा भाई 5 नहीं 50 आदमी को मिलने दो, ठीक है, ताकि इनकी असलियत खुले, ताकि खान साहब की भी आंखें खुलें। और इसी जहन्नुम, सियासी जहन्नुम की आग से बचाने के लिए हमारे जैसे निकाले गए। हम इस चीज़ से रोक रहे थे खान साहब को कि आपके साथ जो मुखलिस लोग हैं उनकी बात सुन लें, आप ये चीज़ों में सियासी जहन्नुम की आग में ऐसे फेंक दिए जाएंगे कि कोई पीछे मुड़ के आने वाला नहीं होगा। और मुझे लगता है कि खान साहब को बाकी किसी का पता ना हो, अपनी पार्टी का ज़रूर पता चल गया है कि वो बिक चुकी है और वो भगौड़े हैं।